नमस्कार साथियों साथियों सिलेक्शन वे के यूट्यूब परिवार पे आप सबका स्वागत है। मैं आपका हरीश भैया साथियों आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक लेके आया हूं जो है अलैंगिक प्रजनन दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको बता दूं कि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और हर शिफ्ट में यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका ये जो टॉपिक है मैं 15 से 20 मिनट में खत्म कर दूंगा और यकीन मानेगा कि आपको इसके बाद इस टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो काम करने हैं आपको। पहला काम करना है कि इस क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, लाइक भी चाहिए। दूसरा, आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट चाहिए मुझे इस क्लास के अंदर। चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की प्यारी सी क्लास को। बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे पास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। देखिए अगर मैं बात करता हूं प्रजनन के बारे में, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में, दो प्रकार की होती है। एक होती है सेक्सुअल, एक होती है असेक्सुअल। तो यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में साथियों माता पिता को शामिल किया जाता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में साथियों एकल माता पिता के द्वारा ही संतान पैदा की जाती है। अगर मैं बात करूं यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो शुक्राणु अंडाणु मिलके साथियों यहां पे क्या करते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं और उसी से भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन ऐसी कोई क्रिया जो होती है वो अलैंगिक जनन में देखने को नहीं मिलेगी। इसमें सीधी सीधी क्रिया हो जाती है, बहुत तेज क्रिया होती है, ये भी जरा समझिएगा। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर मैं बात करता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बच्चों के अंदर माता पिता दोनों के गुण देखने को मिलेंगे और इसमें वेरिएशन बहुत होता है, मतलब इनमें परिवर्तन बहुत देखने को मिलता है। लेकिन हम जब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, भैया यहां पे गुणसूत्र का ज्यादा विभाजन होता नहीं है और साथ ही साथ मैं बताऊं कि इनके अंदर ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पेरेंट होते हैं वैसे ही बच्चे देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, इनमें ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने बता दी। अब आपसे सीधी सीधी क्वेश्चन बनेगा कि भैया बता दीजिए कि अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं क्या है, और एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन यहां से आ जाता है। तो पहले विशेषता तो यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक ही पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है, एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है। इसमें किसी प्रकार से कोई भी यौन कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना शुक्राणु चाहिए ना अंडाणु चाहिए। ये बहुत तेज गति से बढ़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं रातों रात उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है। किस कारण से? अलैंगिक प्रजनन के कारण। इनमें ज्यादा मात्रा में अनुवांशिक जो विविधता है वो नहीं होती है, ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा और ये जो प्रक्रिया है बहुत ही ज्यादा सरल होती है, बहुत ही ज्यादा तेज गति से होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया होती कितने प्रकार की है। तो बता दूं कि अलैंगिक प्रजनन को बेसिकली तो बहुत सारी कैटेगरीज में तोड़ा गया है, लेकिन हमारे सिलेबस में टोटल हम 6 पढ़ेंगे और 6 से भी ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, क्वेश्चन बनते हैं 2 या 3 से। तो पहला है यहां पे विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है खंडन जिसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, चौथा बीजाणु निर्माण जिसे स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है, पांचवा यहां पे वनस्पतिक प्रबंधन या वनस्पतिक जनन और छठवा है सात्विक पुनर्जनन, जिनमें 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है मुकुलन और दूसरा है सात्विक खंडन, और कभी कभी विखंडन से स्पोर फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए मैं एक एक करके जरा समझा देता हूं, थोड़ी सी स्पीड रहेगी मेरी, लेकिन आप इस वीडियो को बाद में अच्छी तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विखंडन को लेके। विखंडन का मतलब होता है टूट जाना, सिंपल सी बात है। विखंडन विखंडित कर देना, तोड़ देना। इसमें होता क्या है कि जब एकल कोशिका 2 समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, आप ये देखिए कि हमारे पास एक कोशिका है, इस कोशिका से 2 नई कोशिका बन जाएंगी और ये 2 कोशिका बिल्कुल समान होती हैं अपने पेरेंट कोशिकाओं की जैसी। इसे बोलते हैं सिंपल सी भाषा में यहाँ पे विखंडन की क्रिया। ये जो क्रिया होती है साथियों बहुत स्पीड से होती है, बहुत तेज गति से होती है। अब इसमें 2 बातें जरा समझिएगा। कोशिका के अंदर एक होता है केंद्रक और एक होता है कोशिका द्रव्य। आप नोटिस करिए कि सबसे पहले यहां पे केंद्रक का विभाजन हुआ और केंद्रक के विभाजन के बाद यहां पे कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो केंद्रक के विभाजन को साथियों कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, और वहीं पे हम जब कोशिका द्रव्य का विभाजन करते हैं उसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पहले किसका विभाजन होता है, ये भी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब इसके बहुत से उदाहरण हैं, उदाहरण में 3 याद कर लीजिए। पहला है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम और तीसरा है युगलिना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। अगर मैं बात करता हूं अमीबा के बारे में, तो अमीबा में साथियों किसी भी तल पर किसी भी जगह से विखंडन हो जाता है। जरूरी नहीं है कि विखंडन यहां पे इसी प्रकार से हो, किसी भी दिशा में विखंडन हो जाता है किसमें, अमीबा के अंदर, और उससे एक अमीबा से 2 नई अमीबा बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन वहीं पे बात करेंगे किसके बारे में, पैरामीशियम को लेके। तो पैरामीशियम में साथियों जो विखंडन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। वहीं पे हम बात करते हैं युगलिना के बारे में। इसमें साथियों वर्टिकल विभाजन होता है, मतलब यहां पे तोड़ने की जो प्लेन होगी वो वाई एक्सिस के वो इस प्रकार से बनेगी।
इसे बोलते हैं साथियों अनुदैर्ध्य द्विधारी विखंडन। तो ये सीधी सीधे फैक्ट एग्जामिनेशन बन जाता है, गलती मत करिएगा। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूं साथियों, एक होता है विखंडन, एक होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन का मतलब होता है जब एक ही यहां पे पेरेंट सेल के द्वारा बहुत सारी नई संतति का विकास हो जाएगा। वहां पे कितनी बन रही थी? 2 बन रही थी। यहां पे कितनी बन रही है? बहुत सारी बन रही हैं। जब बहुत सारी संतति बनती हैं उसे बोलते हैं साथियों बहुविखंडन, जिसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। इसका उदाहरण यहां पे क्या होने वाला है? तो सबसे बेहतर उदाहरण है साथियों प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है? यहाँ पे बहुविखंडन का उदाहरण होता है, जिसमें एक कोशिका से बहुत सारी नई संतति का विकास हो जाता है। कभी कभी साथियों अमीबा अनफेवरेबल कंडीशंस में भी इसका उदाहरण मान ली जाती है। खैर ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनता है वो बनता है मुकुलन से लेके। सर मुकुलन क्या चीज होती है? जरा यहां पे देखिए, मुकुलन में होता है क्या साथियों कि माता के शरीर से या किसी भी पेरेंट के शरीर से एक छोटी सी गांठ बनेगी, छोटी सी कली बनेगी, और उस छोटी सी कली से फिर पूरा का पूरा नया जो जीव है वो बनना शुरू हो जाएगा। आप यहां पे देखो, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या हुआ कि पहले इसकी यहाँ पे कोई भी एक पेरेंट कोशिका होगी या पेरेंट सेल होगी हमारे पास में, वहां से छोटी सी कली बनी, छोटी सी गांठ बनी। अब इस गांठ को देखो लगातार बड़ा किया जा रहा है, और जैसे ये कली यहाँ पे विकसित होने वाली होती है, ये अपने पेरेंट सेल से अलग होकर एक नई यहाँ पे जीव का निर्माण करती है। उसे बोलते हैं सिंपल सी भाषा में मुकुलन क्रिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के अंदर कि मुकुलन की सबसे बेहतर तो उदाहरण बता दीजिए। आपको बताऊं कि पहला जो उदाहरण है साथियों वह है हाइड्रा। हाइड्रा एक यहाँ पे पानी में रहने वाला जीव है साथियों, जो बेसिकली यहाँ पे किस तरह से क्रिया करता है? मुकुलन से क्रिया करता है, और इसे कभी ना मरने वाला जीव भी बोलते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। ये देखिए हाइड्रा है, आप इसको देख पाएंगे, ये हाइड्रा है, और यहाँ पे ये जो चीजें बन रही है ना, यहाँ पे देखो नया हाइड्रा बन रहा है, किसके माध्यम से? मुकुलन के माध्यम से। दिख गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। उदाहरण पूछेंगे तो 3 उदाहरण याद कर लीजिए। पहला है ईस्ट, जो अभी पूछा गया था आपसे एग्जामिनेशन में। ईस्ट किसका उदाहरण है? तो ये साथियों यहाँ पे मुकुलन के माध्यम से क्रिया करता है। दूसरा हाइड्रा, और तीसरा है प्रवाल, जिसे बोलते हैं कोरल्स। ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए, तो हमने ये बात समझ ली है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने बात की यहाँ पे मुकुलन के बारे में। तीसरा है बीजाणु निर्माण। देखो, आपने कभी जैसे ब्रेड देखा होगा, तो ब्रेड के अंदर यहाँ पे फफूंदी जम जाती है, और वो फफूंदी यहाँ पे समय के साथ बढ़ती रहती है। तो ये जो फफूंदी जमी है साथियों, ये जमती है बीजाणु निर्माण के माध्यम से। जब यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे थैलों में से बीज फट के बाहर निकलते हैं, तो जहां तक बीज जाएंगे प्रकार के जो जीव होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उसे बोलते हैं बीजाणु निर्माण। ये क्लियर सारी बातें। अब इनमें से 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके उदाहरण पूछे जाते हैं। आप जरा यहां पे देखो कि कैसे यहां पे जो बीज से निकलने वाले जो स्पोर होते हैं वो फैलेंगे, और जहां पे फैलेंगे वहां पे उतने नए जीवों का विकास किया जाएगा। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो देखने को मिलेंगे, जिसमें 3 उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है राइजोपस, दूसरा है फर्न, और तीसरा है फफूंदी, जिसे बोलते हैं मोल्ड। ये उदाहरण है किसके? बीजाणु निर्माण के। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कैसे बहुत सारे बीज होते हैं जो हवा के माध्यम से फैल जाते हैं। अब जहां जहां तक देखिए बीज जाएंगे वहां पे जाके नए जीव का विकास कर देंगे। ये किसमें उदाहरण है? बीजाणु निर्माण में उदाहरण में आता है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो बन जाता है। हम बात करते हैं फिर यहाँ पे खंडन को लेके। भाई साहब, खंडन बड़ा मजेदार है। खंडन की बात करेंगे तो आप ये समझो कि जब यहाँ पे शरीर के टुकड़ों को विभाजित कर दिया जाए और प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव बन जाए, उसे बोलते हैं साथियों खंडन क्रिया। भैया मैं समझा नहीं इस बात को, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये साथियों। एक यहां पे मिलने वाला जीव है जिसका नाम है प्लेनेरिया। इसको मान लीजिए मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, पहला, दूसरा, तीसरा को 1 2 3 हिस्सों में तोड़ दिया, तो कुछ समय के बाद प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव बन जाएगा, नया प्लेनेरिया बन जाएगा। मतलब जब शरीर को जितने हिस्सों में तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, उतने नए यहाँ पे जीव का विकास हो जाए, उसे बोलते हैं यहाँ पे खंडन क्रिया। और मजेदार बात तो यह है कि यहाँ पे जो पाया जाने वाला हाइड्रा होता है ना, उसमें भी ये प्रोसेस देखने को मिलती है। तो हाइड्रा के अंदर मुकुलन भी हो सकता है और हाइड्रा के अंदर यहाँ पे खंडन क्रिया भी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। अब आपसे पूछेंगे इसके और उदाहरण क्या होंगे, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है स्पायरोगारा, जो कि शैवाल होती है। फिर हमारे पास में प्लेनेरिया है साथियों, और यहाँ पे स्टारफिश की बात करते हैं, वो भी इसके उदाहरण में शामिल है। साथ ही साथ हाइड्रा के अंदर भी यहाँ पे खंडन की जो क्रिया वो देखने को मिलेगी। आपको मैंने बता दिया प्लेनेरिया के बारे में कि प्लेनेरिया जो होता है उसको जितने टुकड़ों में तोड़ोगे उतने नए जो प्लेनेरिया हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में साथियों, रीजनरेशन के बारे में, पुनर्जनन के बारे में। देखिए पुनर्जनन क्या होता है कि जब यहाँ पे कोई शरीर का हिस्सा कट जाए, टूट जाए और दोबारा से वो हिस्सा दोबारा से बनके तैयार हो जाए, उसे बोलते हैं रीजनरेशन, उसे बोलते हैं पुनर्जनन, कि शरीर के अंगों का पुनः विकसित हो जाना। जैसे स्टारफिश की बात करते हैं, अगर स्टारफिश में कोई हिस्सा टूट जाए ना, कट जाए, तो वो हिस्सा दोबारा से बन जाता है। छिपकली की बात करेंगे तो छिपकली की पूंछ अक्सर वो छोड़ के भाग जाती है खतरा महसूस होने पर, तो कुछ समय के बाद जो पूंछ होती है वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाती है। वो किस कारण से होती है, रीजनरेशन के कारण होती है। अच्छा, क्या हमारे शरीर में साथियों ये क्षमता देखने को मिलेगी? तो हमारे शरीर में ये क्षमता नहीं है, ना के बराबर है। हमारा शरीर का सिर्फ एक ही अंग है जो इस प्रकार की क्षमता रखता है साथियों, वो है यकृत, जिसे बोलते हैं लीवर। बाकी हमारे शरीर के किसी हिस्से में ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ लीवर में साथियों ये क्षमता देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वनस्पतिक जनन के बारे में। देखिए पेड़ पौधों में क्या होता है साथियों कि हम जब जड़ों से, तनों से, पत्तियों से नया पेड़ पौधा बनाते हैं, उसे बोलते हैं कायिक प्रबंधन, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इसे बनाने के लिए हम 4 तकनीक का इस्तेमाल है जो करते हैं, जिसमें पहली होती है कटिंग, जिसे बोलते हैं कलम लगाना। दूसरा होता है ग्राफ्टिंग, जिसे बोलते हैं कलम बांधना। तीसरा होता है साथियों लेयरिंग, जिसे बोलते हैं गुटी विधि। और चौथी होती है टिश्यू कल्चर, जिसे बोलते हैं ऊतक संवर्धन। इन 4 तकनीक का इस्तेमाल करके हम जड़ों से, तनों से, पत्तियों से नए पेड़ पौधे का विकास है जो कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कटिंग के बारे में। कटिंग में आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास गुलाब का फूल है, आपने गुलाब की फूल की एक यहाँ पे शाखा को लिया, जमीन में डाल दिया, तो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली गुलाब का जो नया पौधा है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो ये किस विधि से तैयार हो रहा है, यहाँ पे कटिंग के माध्यम से तैयार हो रहा है। एक होता है साथियों कलम बांधना, इसमें 2 अलग अलग पौधों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि इसका यूज करते हैं जब 2 अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं। अब आप नोटिस करो ध्यान से कि जिसका यहाँ पे तना लिया जाता है, जिसका मेन तना लिया जाता है उसे बोलते हैं स्टॉक, और जिसकी शाखा ली जाती है दूसरे पेड़ पौधों की उसे बोलते हैं यहाँ पे सायन। तो इसमें स्टॉक और साइन का इस्तेमाल है जो किया जाएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो बनेगा। इसमें 2 अलग अलग पेड़ पौधों को आपस में जोड़ दिया जाता है और इससे नए पेड़ पौधों की जो विधि है वो बनकर तैयार हो जाती है। तो अक्सर बहुत जगह पे हम इस तकनीक का जो इस्तेमाल है वो करते हैं। तो एक है साथियों स्टॉक, एक होता है सायन। जो मुख्य तना उसे बोलते हैं स्टॉक और जो शाखा लेते हैं उसे बोलते हैं यहाँ पे सायन। ठीक है, फिर होता है साथियों हमारे पास में गुठी विधि, जिसे बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है साथियों कि किसी पेड़ पौधे की एक शाखा को यहाँ पे जमीन में डाल दिया जाएगा और कुछ समय के बाद उस शाखा से नया पेड़ पौधा बन जाता है, जिसमें हम जैस्मिन का, स्ट्रॉबेरी का, यहाँ पे ब्लैकबेरी, इनका इस्तेमाल करते हैं, इनके उदाहरण में है। तो लेयरिंग जो होती है वो बहुत जगह पे यूज की जाती है। फिर आता है लास्ट में यहाँ पे ऊतक संवर्धन, जिसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। आपको बताओ ये सबसे नई तकनीक होती है। इसमें एक पेड़ पौधों की कोशिकाओं से पहले बहुत सारे ऊतक बनाए जाते हैं। उन ऊतक का इस्तेमाल करके फिर उन्हीं एक कोशिकाओं से बहुत सारे पेड़ पौधों का विकास किया जाएगा। ये प्रयोगशाला का तकनीक है और ये सबसे इफेक्टिव तकनीक है। इसमें बहुत सारी चीजों के अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है, मतलब उनके अंदर अनुवांशिक परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत ही कम जगह के अंदर और नई नई उन्नत बीजों के साथ में, नई नई उन्नत तकनीकों के साथ में बहुत सारी यहाँ पे फल सब्जियां हैं जो हमारे मार्केट में आ चुकी हैं। तो ये आती किस कारण से, किस कारण से हुई है? ये हुई है साथियों टिश्यू कल्चर के माध्यम से, यहाँ पे ऊतक संवर्धन के माध्यम से। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे जड़ों का, तनों का, पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में कि शकरकंदी है, गाजर है, ये किसके उदाहरण है? जड़ों के उदाहरण है। आलू है साथियों, अदरक है, किसके उदाहरण है? तने के उदाहरण है। ब्रायोफाइलम से क्या बनती है? तो ब्रायोफाइलम से जो नया पेड़ पौधा बनता है वो पत्तियों के माध्यम से बनता है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो ये था साथियों हमारा प्यारा सा टॉपिक। मैंने बहुत ही कम शब्दों के अंदर आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इंपॉर्टेंट बात यह साथियों, हमारे रेलवे फाउंडेशन की जो टीम है वो यहाँ पे आ चुकी है। सिलेक्शन वे के परिवार पे साथियों रेलवे की सिलेक्शन टीम आपको रेलवे फाउंडेशन बैच में बहुत जबरदस्त कंटेंट पढ़ाने वाली है। तो यहाँ पे साथियों एडमिशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप यहाँ पे जाके फायदा उठा सकते हैं। 1 दिसंबर से इनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और 2026-27 के लिए ये जो बैच है ना साथियों रामबाण है। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस स्पेशल 2.0 वाले बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। एडमिशन चल रहे हैं साथियों, एडमिशन जल्दी ही बंद होने वाले दोनों बैचेस के अंदर। तो अभी भी बहुत शानदार मौका है, आइए जुड़िए और करिए साथियों अपने कंसेप्ट की सबसे बेहतर तैयारी इस सिलेक्शन वे के परिवार के साथ में।